तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सीखेंगे कि जब दो स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ा जाएगा या फिर पैरेलल में जोड़ा जाएगा, तो अगर हमें उसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना होगा तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, है ना। तो जो अब हेडिंग है वो आप लिख लो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए, तो देखिए इसको हम प्रूव भी करेंगे यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट, वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब दो स्प्रिंग्स हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, बट वो सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, ऐसा आप समझो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये स्प्रिंग कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं भाई। तो इस तरीके से सपोर्ट से ये आपका स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये पहली स्प्रिंग और फिर यहाँ से दूसरी एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ी है, और इस स्प्रिंग से आपका ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको K1 दिया है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको K2 दिया है। अगर हम इसकी जगह मान लीजिए कि इसको आपने इलोंगेट किया कितने से, x से, तो ये m मास वाला ब्लॉक आपको यहाँ आ जाएगा। आपने फोर्स लगा के इसको x इलोंगेट कर दिया, है ना। तो ये कुछ ऐसा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो इसका इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, अगर हम इन दोनों को रिप्लेस करके सिर्फ सिंगल स्प्रिंग से इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये m मास कनेक्ट कर देते हैं, जिसका इक्विवेलेंट जो है वो k इक्विवेलेंट मान लीजिए, है ना। बट तो इन दोनों को हटा के अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग से ज्वाइन करें तो इन दोनों की जगह कितना स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए, वो k इक्विवेलेंट होता है, जिस पर अगर हम x डिस्प्लेसमेंट करें, x अगर डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन किया जाए तो वापस उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए, है ना, या उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नली लगा पाए, या स्प्रिंग फोर्स सेम फोर्स लगे, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये भाई आपका इन दोनों को, स्प्रिंग को हटा के इस स्प्रिंग को लगाया जा सकता है तो हमें सेम इफेक्ट मिलेगा। इसी को हम इन दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे या फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। अब ये k इक्विवेलेंट की वैल्यू k1 और k2 के टर्म्स में हमें चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे k1 और k2 के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई कि इसमें जो x डिस्प्लेसमेंट हुआ है मतलब इलोंगेशन हुआ है, तो कुछ ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हुई होगी, मान लो x1 इलोंगेशन हुआ है, और कुछ ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हुई होगी। मतलब अगर x इलोंगेशन हुआ है तो कुछ x2 इलोंगेशन हुआ होगा और कुछ x1 इलोंगेशन हुआ होगा, और इस तरीके से हुआ होगा कि x1 और x2 का सम जो है वो x के बराबर होगा। टोटल इलोंगेशन तो x है ना, तो जितना इलोंगेशन 1 में आया है जितना इलोंगेशन 2 में आया है उन दोनों का सम एक्चुअली में x के बराबर है, टोटल इलोंगेशन, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है कि जो नेट इलोंगेशन है दिस इज इक्वल्स टू इलोंगेशन इन वन स्प्रिंग प्लस इलोंगेशन इन सेकंड स्प्रिंग, दोनों के इलोंगेशन का सम टोटल इलोंगेशन देगा आपको, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट इनटू x। तो यहाँ से बच्चों x क्या लिखा जा सकता है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स अपॉन k इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। ठीक है, देखो अब अच्छा ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा भाई k1, तो k1 वाले का स्प्रिंग फोर्स कितना होगा भाई, है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर आपका ये देखो ये स्प्रिंग फोर्स Fs लगा है, उतना ही यहाँ लगना चाहिए था, तो ये भी अपने दूसरे एंड पे उतना ही लगाएगा Fs, तो ये भी पीछे की तरफ उतना ही लगाएगा Fs, क्योंकि ये स्प्रिंग तो मासलेस होती है ना। तो जितना फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगा फर्स्ट वाले पर उतना ही फर्स्ट लगाएगा सेकंड वाले पर, मतलब फोर्सेस सेम ट्रांसफर हुए हैं Fs। तो अगर हमें स्प्रिंग 1 के लिए Fs लिखना है तो स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे हम
K1 इंटू x1 है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 1 इंटू इलोंगेशन ऑफ 1। तो यहां से आप देखो तो x1 की वैल्यू आ जाएगी Fs अपॉन K1। वैसे ही आप Fs इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना, जो सेकंड स्प्रिंग में इलोंगेशन है K2 स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सेकंड इंटू x2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी भाई Fs अपॉन K2, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर ये x की वैल्यू x1 और x2 ये तीनों आप मेन इक्वेशन पे रख दो। तो ये आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन K1 प्लस स्प्रिंग फोर्स अपॉन K2। तो देखो ये स्प्रिंग फोर्स कैंसल है। तो देखो क्या रिजल्ट आया आपका, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। अच्छा और होता तो फिर 1/K3 होता प्लस 1/K4 होता। अगर ऐसे n होते तो ये प्लस 1/Kn होता। तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर रेजिस्टेंस का याद हो तो रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला तब आता था जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगते थे, यानी रेजिस्टेंसेस में ये फॉर्मूला आता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्मूला तब आ रहा है जब आपका बच्चों स्प्रिंग जो है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग जो है वो सीरीज में, तो उल्टा चलता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जब आपकी स्प्रिंग जो है वो सीरीज में है ना। तो ये थोड़ा सा वो होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना। वैसे ही बात है अगर आपकी केवल 2 ही स्प्रिंग होती तो आप के इक्विवेलेंट डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फॉर टू स्प्रिंग्स। भाई जैसे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, उसके लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना। तो बच्चों ये हो जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइड बाई आपका K1 प्लस K2, है ना। अगर सिर्फ 2 स्प्रिंग है तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 2 स्प्रिंग के लिए सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, है ना। बाद में बड़ा काम आएगा जब एसएचएम वगैरह आप पढ़ोगे तो। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, मतलब ऐसे आपने सीरीज में के स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ n आइडेंटिकल springs are connected in series। अगर आपने n आइडेंटिकल सीरीज में कनेक्ट कर दिया देन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k बाई n। तो k इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका k बाई n हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुको। तो देखो बच्चों ये सीरीज का k इक्विवेलेंट बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से 2 स्प्रिंग्स हैं, वो आपकी इस तरीके से ज्वाइन होंगी। एक स्प्रिंग ऐसा, दूसरा स्प्रिंग ऐसा, और ये ब्लॉक अब इन दोनों स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट है। तो ये स्प्रिंग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है बच्चों, ठीक है। अब यही बोला गया है कि अगर इसको फोर्स लगा के x डिस्प्लेसमेंट किया जाए तो जो इसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा भाई x डिस्प्लेसमेंट पे, जब हम एक्सटर्न लगाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। तो इसको अगर हम सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करें और इसी m मास के ब्लॉक को सिंगल स्प्रिंग से अटैच करें और इसमें भी x का डिस्प्लेसमेंट करें, तो ये इसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट तब कहलाएगा जब सेम फोर्स लगाना पड़े या सेम स्प्रिंग फोर्स लगे, है ना। ये तो आप समझते हो। तो यहाँ पे जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये टोटल स्प्रिंग फोर्स है
एक्चुअली में ये दो स्प्रिंग फोर्स लगा रही हैं। एक ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी जिसको हम बोल सकते हैं Fs1, और एक ये स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही होगी डेट इज Fs2। ये दोनों इसको इक्वेट कर रहे होंगे, मतलब जो टोटल स्प्रिंग फोर्स है वो एक्चुअली में Fs1 और Fs2 के बराबर है, उन दोनों के सम के बराबर है, Fs1 प्लस Fs2, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी है हमें, कि जो नेट फोर्स है इलोंगेशन का दोनों स्प्रिंग की वजह से, वो दोनों स्प्रिंग के इंडिविजुअल फोर्सेस का सम है, Fs1 प्लस Fs2। तो ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई भाई। अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो Fs को क्या लिख सकते हो, अगर आप यहां से देखें तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट है और X डिस्प्लेसमेंट है, तो Fs को आप लिख सकते हो K इक्विवेलेंट इंटू X इज इक्वल्स टू, Fs1 को आप लिख सकते हो, इसमें भी इलोंगेशन जो है X है और सेकंड स्प्रिंग में भी इलोंगेशन X है, तो ये हो जाएगा K1 इंटू X प्लस Fs2 के लिए इसमें भी इलोंगेशन X है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो K2 इंटू X। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो x जो है वो कॉमन आ सकता है, तो k इक्विवेलेंट x इज इक्वल्स टू x इंटू k1 प्लस k2। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया बच्चों, तो k इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस k2। k1 प्लस k2, जैसे ये आपने r1 प्लस r2 पढ़ा था, वो कब के लिए पढ़ा था, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे। तो यहाँ पे ये पैरेलल में आ रहा है, तो मतलब उल्टे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप समझो रेजिस्टेंस से अगर कंपेयर कर रहे हो आप, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले उल्टे होते हैं। वहां पे जो फॉर्मूला सीरीज में लगता था यहाँ वो पैरेलल में लगता है, वहां जो फॉर्मूला पैरेलल के लिए था यहाँ पे वो सीरीज में लगता है, सीरीज में लगता है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर n स्प्रिंग्स पैरेलल में होती है तो फिर k इक्विवेलेंट जो है वो k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 n हो जाती है ना बच्चों। और अगर हम यहाँ पे बोलें कि इफ n आइडेंटिकल springs are connected in parallel, अगर n आइडियल स्प्रिंग्स जो है, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आप के इक्विवेलेंट क्या लिखोगे भाई, k प्लस k प्लस k प्लस k, तो n टाइम्स k, तो k इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n टाइम्स k हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद फिर अगर बच्चों ये एक सिचुएशन है कि पैरेलल स्प्रिंग का है ना, कई बार स्प्रिंग का ऐसा कनेक्शन आता है जो आपको समझ में नहीं आता कि पैरेलल है, लेकिन एक्चुअल में वो पैरेलल कनेक्शन है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाए, तो इस टाइप से थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है बाद में, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है M मास का, फिर ये इसका दूसरा स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। तो कई बार बच्चे इसको सीरीज में सोच लेते हैं बच्चों, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, ये कनेक्शन सीरीज नहीं है, ये कनेक्शन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है उसको समझे थोड़ा सा। अगर आप इसको x डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो देखो इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया x, इस स्प्रिंग में कितना एक्सपांशन आया x। तो आप ध्यान से देखो तो जो टोटल फोर्स है, क्योंकि जैसे ये एक्सपांड करेगा, जब ये ब्लॉक ऐसे आएगा तो आप एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रहे होगे, लेकिन ये स्प्रिंग तो दब गया ना, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा F2, और ये वाला इलोंगेट हो गया तो भी ये ऐसे फोर्स लगाएगा F1। देखो अभी भी वैसी सिचुएशन है जैसे ऊपर है, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F, अगर हम इसको इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो बेसिकली ऐसा टाइप का कनेक्शन देखेगा तो ये सीरीज में नहीं है भाई, ये दोनों स्प्रिंग जो है ये अभी भी पैरेलल में है। मतलब इसके लिए भी जो फॉर्मूला लगना है के इक्विवेलेंट, वो फॉर्मूला यही लगेगा K1 प्लस K2, है ना। तो इसको गड़बड़ नहीं कर देना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों अभी भी क्या है, पैरेलल में। फिर बाकी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है सवालों की। जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से सवाल पूछ लिया गया भाई कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आप बताओ क्या होगा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पर इस तरीके से K1, ये K2, K1 K2, फिर एक और स्प्रिंग ऐसे जोड़ दी, तो ये आपसे बोल दिया K3,
फिर और यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया, फिर बोला एक स्प्रिंग यहाँ पे भी जुड़ी है K4। आपको बताना है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा इसका। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका सॉल्व कर लो। तो ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, K1 K2, ये दोनों सीरीज में है। तो हम सीरीज में लिख सकते हैं इसको कितना भाई, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। फिर आपका K3 पैरेलल में है तो प्लस K3, और K4 भी पैरेलल में है क्योंकि ये इधर है, सेम इलोंगेशन होगा, तो ये K4 प्लस K4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का K इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करते थे, सीरीज जहां पे रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला लगता था, यहाँ वहां पैरेलल में लगेगा, और वहां जो फॉर्मूला आपका किस में लगता था बच्चों, पैरेलल में, यहाँ सीरीज में लगेगा। बस इतना याद रखना है, बाकी आपको सॉल्व वैसे ही करने हैं जैसे रेजिस्टेंसेस के सवाल आपने 10th में सॉल्व किए हैं। तो इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं इसके कोई अलग से सवाल नहीं करा रहा हूँ, ऐसे सवाल बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बस आइडिया दे दिया है कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो आई होप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये मास है, ये के, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये आपस में पैरेलल है। तो चार जो के हैं वो सब पैरेलल में है, तो इसका के इक्विवेलेंट डायरेक्ट पैरेलल में होता है n। अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में आइडेंटिकल तो n टाइम्स के होता है, यहाँ पे 4 है तो 4 टाइम्स के हो जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये आपको बोनस है ना, सिंपली 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसमें, है ना। तो आई होप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो और कोई भी अरेंजमेंट दे दे, जैसे रेजिस्टेंस सॉल्व करते थे वैसे आप सॉल्व कर सकते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ते हैं स्प्रिंग के बारे में, उससे भी कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो बच्चों अब आप हेडिंग डालो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होता है वो हम समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है इस तरीके से, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो A है, L है, लेट्स सपोज, है ना। तो होगा क्या कि बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया है, और शायद आपने कभी ये चीज महसूस की हो, तो ये मैं आपसे एक्सपेरिमेंटली बोल रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी अगर आप इस स्प्रिंग में, स्प्रिंग का मटेरियल वही है, सब चीजें सेम है, तो स्प्रिंग की लेंथ पे K की डिपेंडेंसी है। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, अगर आप लेंथ बदलोगे सेम स्प्रिंग का तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज होगा। यानी कि आप ध्यान से देखो तो अगर जो लेंथ है वो डिक्रीज की जाए तो जो K है वो इंक्रीज होगा। यानी कि जब आप एक स्प्रिंग को कट कर दोगे तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कट की गई हुई स्प्रिंग का वो बढ़ जाता है ना, क्योंकि इट इज इनवर्स। अच्छा, जितनी टाइम्स आप लेंथ डिक्रीज करोगे उतने टाइम्स आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपने कभी शायद ऐसा देखा हो कि आपके पास कोई स्प्रिंग हो, उसको आपने तोड़ दिया हो, तो जो छोटी स्प्रिंग है उसको खींचना मुश्किल होता है, उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसमें लेंथ में जितना आप छोटा करोगे लेंथ को, स्टिफनेस उतनी बढ़ेगी, मतलब K उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां से एक और जो कंक्लूजन है वो निकल के आता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेम स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का मल्टीप्लीकेशन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए बोल रहा हूँ, स्प्रिंग चेंज कर दोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे तो फिर ये चीज अलग हो जाएगी, लेकिन उसमें भी K इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। तो हर टाइप की स्प्रिंग में आपका जो K है स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो आपका L है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब जैसे इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग का बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 100 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग की जो लेंथ है वो है बच्चों एल, और आपसे बोला गया कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया, है ना। तो बोला गया कि स्प्रिंग कट्स इनटू स्प्रिंग कट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना बच्चों। तो आपको ये बताना है कि जो 4 इक्वल पार्ट्स में आप टूटा है, तो इंडिविजुअल स्प्रिंग का क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग का क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा बच्चों, है ना। तो आपको ये बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई, ध्यान से देखें। तो इसको अगर आपने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है, तो ऐसे आपके पास 4 स्प्रिंग्स आ जाएंगी, छोटी छोटी छोटी, मैं एक ही बना रहा हूं। अब इसकी लेंथ क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है, तो लेंथ जो है वो L/4 हो जाएगा। और आपको ये पता है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों बदल जाएगा क्योंकि लेंथ चेंज हो गई है। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी कि जो आपका k डैश इंटू L/4 है, उसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू k इंटू एल है, क्योंकि k इंटू एल का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो जिस लेंथ को ले रहे हो उस समय पे जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर उसका प्रोडक्ट करोगे तो वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं भाई कि के एल जो है, जब उसकी लेंथ एल थी तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, तो ये कांस्टेंट है। और ये किसके बराबर होगा, जब उस स्प्रिंग की लेंथ जो है वो L/4 हो गई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, के डैश। तो के डैश हमें निकालना है, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है एक पार्ट का। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो के की वैल्यू 100 थी, इंटू एल की वैल्यू, एल और एल तो कट जाएंगे तो दिक्कत है नहीं, यहाँ पे के डैश अपॉन 4 होगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो नया के डैश है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन पर मीटर। तो वैसे भी मैंने आपको बोला था, जितने टाइम्स आप स्प्रिंग की लेंथ कम करेंगे उतने टाइम्स आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स, 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा तो 4 टाइम स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई है, तो 4 गुना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो पहले 100 था, तो ऐसे भी आप ओरली जवाब दे सकते हो। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है कि किसी भी स्प्रिंग के लिए k इंटू उसकी लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लेंथ कम करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने n स्प्रिंग्स में इसको तोड़ दिया, तो डॉट 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 ऐसे n स्प्रिंग्स को आपने पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो इसका इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि n स्प्रिंग्स, क्योंकि अगर इसको n इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है तो आपने लेंथ जो है वो n टाइम्स कम कर दी, तो जो अब नई स्प्रिंग है इंडिविजुअल, उसका n टाइम्स k हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स लेंथ कम हो गई ना, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। तो ये n के, ये n के, और ये सब पैरेलल में। तो अगर आपके n स्प्रिंग्स, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में है, तो n इंटू के होता है, लेकिन यहाँ पे k ही n के, तो n इंटू n के हो जाएगा। तो k इक्विवेलेंट या k इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों आपका n इंटू इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू n के, तो दिस विल बिकम n स्क्वायर के। तो ये आपका k इक्विवेलेंट है। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, बहुत आसानी से आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। एक छोटा सा सवाल और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, कि उन्होंने कहा एक बार कि भाई एक स्प्रिंग है इस तरीके से, है ना बच्चों, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की टोटल लेंथ तो L है, लेकिन इसको कट किया गया ऐसे, मतलब एक पार्ट जो था स्प्रिंग का वो आपका कट किया गया L/3 लेंथ पर, और टोटल स्प्रिंग का जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। फिर दूसरा पार्ट जो कट किया होगा वो 2L/3 है, क्योंकि टोटल लेंथ तो L था ना भाई, तो टोटल लेंथ L था, तो एक पार्ट अगर L/3 कट किया तो दूसरा पार्ट हो गया 2L/3। तो ये बोला गया कि जो L/3 वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको K1 मान लो, और 2L/3, तो बच्चों जो आपका L/3 वाले लेंथ का है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लिया गया, 2L/3 का उसको K2 मान लिया गया। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि हमें
इन दोनों का रेशियो बताना है। मतलब आपको जो फाइंड करने को बोला है वो K1:K2 बोला है। तो फिर से वंस अगेन बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। कुल मिला के कटिंग वाले स्प्रिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, K×L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले आप K1 के लिए निकालो, तो K1 वाली जो लेंथ है वो है L/3। तो K1 × L/3 मस्ट बी इक्वल टू ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट K इंटू ओरिजिनल लेंथ दैट इज L। तो ये L और ये L कैंसल, तो भाई यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 3K, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है भाई। उसके बाद आपको K2 निकालना है, तो K2 निकालो, तो K2 में यही फॉर्मूला अप्लाई करो। K2 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कितनी लेंथ में है, K2L/3 इज इक्वल टू K इंटू L। तो L और L कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपका K2 जो है वो आ जाएगा 3K/2। अब आपको रेशियो निकालना है K1:K2। तो देखो K1 की वैल्यू है 3K और K2 की वैल्यू है 3K/2। तो यहाँ से 3K कैंसिल, तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो K1/K2 जो है उसका रेशियो है बच्चों 2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब जो सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, सडन चेंज इन द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। मतलब हम सडनली चेंज करेंगे या फिर इसी को कटिंग ऑफ स्प्रिंग या स्ट्रिंग भी कहा जा सकता है ना। तो कुछ भी कहा जा सकता है, अपन तो चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट केस में मान लीजिए कि स्टूडेंट्स इस तरीके से एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो है उसमें यहाँ पे मास रखा हुआ है 2 kg का, और फिर एक और मास उसके साथ अटैच है 3 kg का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि नीचे ये जो टोटल मास है, ये टोटल मास एक्ट कर रहा होगा भाई स्ट्रिंग पर, है ना। तो ये 5 kg का, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन का, और ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा, तो ऊपर रूप में ये टेंशन लग रहा होगा। अब इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ चुके होंगे कि 50 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है अभी रेस्ट पर है। फिर हमने क्या किया कि अचानक सडनली ये जो 3 kg को है इसको डिटैच कर दिया, इसको हटा दिया अचानक से, बिल्कुल बहुत कम टाइम में इसको हटा दिया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सडनली डिटैच, इसको हमने सडनली डिटैच कर दिया। डिटैच, डिटैचेस, है ना, सडनली डिटैचेस। जैसे ही आपने इसको डिटैच किया, अलग किया, रिमूव किया, सडनली रिमूव किया, उसके बाद फिर क्या होगा, आप अगर देखें तो इस रोप में टेंशन क्या रहेगी। अब इस रोप में जैसे ही आपने डिटैच किया, तो इस रोप में सिर्फ अब कौन सा वाला मास बचा है, 2 kg का, है ना बच्चों। 3 kg वाला हट गया, तो अब नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, अब टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 20 न्यूटन। यानी कि रोप में क्या होता है कि जो रोप है वो सडन चेंज कर सकता है, टेंशन में सडनली चेंज कर सकता है। यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज हो सकता है रोप के टेंशन में, है ना। रोप का टेंशन जो है वो अपने आप को बिल्कुल सडनली चेंज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेजी से अपने आप की वैल्यू चेंज कर सकता है, ये रोप की खासियत है ना। टेंशन कैन चेंज सडनली। बट अगर हम इसी की जगह स्प्रिंग लेते, स्प्रिंग की अगर हम बात करें, तो अब ये केस सेकंड। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे रोप की जगह अगर स्प्रिंग लेंगे, और फिर स्प्रिंग से आप ऐसे ही पहले 2 kg ब्लॉक को अटैच कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे नीचे 3 kg ब्लॉक को अटैच कर रहे हैं। तो फिर से वही बात है कि इस स्प्रिंग में भी
क्या होगा कि ये सिस्टम की तरह काम करेगा, तो ये 5 केजी की तरह काम करेगा, तो नीचे 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसको बैलेंस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स भी 50 न्यूटन का लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको फिर से सडनली रिमूव किया या सडनली डिटैच किया, हमने इसको सडनली क्या कर दिया भाई, डिटैच, अचानक से, तो अब स्प्रिंग के साथ क्या होगा, सडनली डिटैचेस। तो अगर हम इसके बाद की कहानी देखें तो आफ्टर डिटैचिंग क्या होगा भाई, देखो सिर्फ यहाँ पर 2 केजी का ब्लॉक बचा है, तो नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन का, है ना। ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर डिटैचिंग की, आफ्टर डिटैचिंग मतलब इसको हटाने के बाद की बात कर रहे हैं। तो 2 केजी बचा नीचे, लेकिन स्प्रिंग फोर्स बच्चों, जो स्प्रिंग फोर्स है वो अभी भी 50 ही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स जो है वो अपने आप को सडनली चेंज नहीं कर सकता, वो अभी 50 न्यूटन नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं कर सकता, तो आपको पता है कि स्प्रिंग को अपनी अपना फोर्स चेंज करने के लिए क्या लेंथ में कमी लानी पड़ेगी, और लेंथ एकदम से कम नहीं होगी, इसकी लेंथ एकदम से कम नहीं होगी, लेंथ में चेंज आएगा तब तो फोर्स में चेंज आएगा ना। और आप जानते हो कि लेंथ को चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा, अचानक से चेंज नहीं होगा। इसलिए जब आप स्प्रिंग से कोई चीज डिटैच करते हो ना, तो वो एकदम से चेंज नहीं होती, वो उस इंस्टेंट पे उतनी ही वैल्यू रखती है, क्योंकि उसको एकदम से चेंज होने के लिए अपनी लेंथ में चेंज लाना पड़ेगा, जो लेंथ जो है वो एकदम से चेंज नहीं होगी, लेंथ चेंज होने में टाइम लगेगा। इसलिए फोर्स भी एकदम से चेंज नहीं हो सकता स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग का फोर्स जो पहले था, आफ्टर डिटैचिंग भी वही फोर्स रहेगा। और अब स्थिति ये होगी कि इस इंस्टेंट पर फिर वो चेंज होगा फोर्स, लेकिन इस इंस्टेंट पर ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो है बच्चों वो 30 न्यूटन लगेगा। तो इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा एम ए, यानी कि 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, और ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ जस्ट आफ्टर डिटैचिंग, जस्ट आफ्टर डिटैचिंग। उसके बाद फिर लेंथ कम होगी तो फोर्स कम होगा। लेकिन अगर हम उस इंस्टेंट की बात करें जिस समय पे आपने डिटैच किया था, तो स्प्रिंग फोर्स में सडन चेंज नहीं आता, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को सडन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपनी लेंथ में चेंज लाना पड़ेगा, लेंथ में एकदम से चेंज नहीं आ सकता, इसलिए स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं हो सकता। जबकि टेंशन के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फोर्स जो है वो अपने आप को एकदम से चेंज कर सकता है सडनली। तो ये अंतर है किसमें बच्चों, टेंशन में और स्प्रिंग फोर्स में। हाँ, स्प्रिंग फोर्स एकदम से जीरो तब हो सकता है कि आप स्प्रिंग को ही कट कर दो। जैसे मान लीजिए कि बच्चों मैं आपसे यहाँ पे सिचुएशन बोलूं, है ना, तो यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है भाई, यहाँ पे एक रिजिड बॉल है ना, यहाँ से आपने स्प्रिंग जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपने, अब ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, तो पीछे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इसका मास m है। तो यहाँ से किसी आदमी ने इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ा था और फिर इसको रिलीज कर दिया, तो आपको बताना ये स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज हो जाएगा क्या, रिलीज करने पर नहीं होगा चेंज, क्योंकि इसको अपनी नेचुरल लेंथ आने में टाइम लगेगा, क्योंकि लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। आप खुद देखें, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास, जो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो कुछ ना कुछ समय लेगा। लेकिन मान लीजिए कि इस मास की जगह अगर ये स्प्रिंग जो होता है, ये स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, ये कोई आदमी पकड़ा होता है यहाँ से इस एंड को, और ये इलोंगेटेड होता, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होता। तो अब ये जो एंड है ये फ्री एंड है बच्चों, फ्री एंड है, इसके साथ कोई भी मास अटैच नहीं है, ये फ्री एंड हो गया है। और अगर ये फ्री एंड है तो फिर क्या होगा, जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, इस फ्री एंड पे जो मास है, स्प्रिंग का मास, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे मास तो जीरो है, स्प्रिंग मास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास, लेकिन मास तो जीरो है क्योंकि आइडियल स्प्रिंग है, तो इस पॉइंट का मास भी जीरो है, तो स्प्रिंग फोर्स अपॉन जीरो, तो अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्सेलरेशन इंफिनिटी होगा, मतलब ये तुरंत अपना फोर्स चेंज कर पाएगा और फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जब आपको बस इतना याद रखना है कि अगर स्प्रिंग के साथ मास अटैच है तो वो अपना सडनली फोर्स चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग को ही कट कर देता तो एक फ्री एंड जनरेट हो जाता,
तो स्प्रिंग अपना फोर्स जो है वो तुरंत जीरो कर देता, तुरंत नेचुरल लेंथ में आ जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन इन्फिनिटी लगता है ना। तो इस दो बातों को आपको समझना है। स्प्रिंग फोर्स के साथ, स्प्रिंग के साथ अगर कोई मास अटैच है तो वो अपना फोर्स एकदम से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी लेंथ एकदम से चेंज नहीं कर पाएगा, कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन होगा, तो उसका फोर्स वही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट कर दो, स्प्रिंग को ही काट दो, तो फ्री एंड जनरेट हो जाएगा, और फ्री एंड जनरेट हो जाएगा तो फिर वो एकदम से उसका एक्सेलरेशन लगभग इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा, तो वो सडनली अपना फोर्स चेंज करेगा और नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों बातों में ध्यान देना, जब मास अटैच है और जब मास अटैच नहीं होगा, यानी आप स्प्रिंग को ही कट करके फ्री एंड जनरेट कर रहे होगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। और टेंशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रिंग में जैसे ही अटैच होगा वैसे ही टेंशन अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाले पॉइंट क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, जो हमने अभी तक पॉइंट बताए हैं उसको यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो टेंशन के बारे में, तो यहाँ पे लिख सकते हो टेंशन इन द रोप, टेंशन इन द रोप कैन चेंज सडनली, टेंशन इन द रोप कैन सडनली। फिर दूसरा, स्प्रिंग के बारे में लिख सकते हो स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट बी चेंज suddenly if mass is attached, because it depends on the because it depends on the length of the spring and it will always take some time for change in length so that spring force will also take some time to change, है ना बच्चों। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, बट इफ स्प्रिंग इज cut then free end is generated due to which spring force suddenly becomes जीरो, तो स्प्रिंग को ही कट कर दिया जाएगा तो फ्री एंड जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो सडनली जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है ना। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखिए बच्चों, थ्योरी तो हो गई, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें बोला गया कि फाइंड
the acceleration of both blocks just after cutting। मतलब सभी क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट रहने वाला है, जस्ट आफ्टर कटिंग। कट किसको कर रहे हैं तो उसके लिए डायग्राम आपको दिया गया है। तो भाई इस तरीके से सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका 2 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, फिर इससे एक और स्ट्रिंग है और नीचे 4 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है। और आप जो है बच्चों इस तरीके से इसको नीचे वाली स्ट्रिंग को आप कट कर रहे हो, देखो इस तरीके से। तो अब इसको कट कर रहे हो तो आफ्टर कटिंग क्या होगा, तो आपको बच्चों हमेशा दो डायग्राम बनाने चाहिए ऐसी सिचुएशन में, एक बिफोर कटिंग और एक आफ्टर कटिंग, है ना, हमेशा दो डायग्राम बनाए। तो बिफोर कटिंग वाला तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी पे देख लेते हैं। तो नीचे तो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन T1 होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 न्यूटन। फिर यहाँ पे टेंशन T1 फिर से लग रही है और ये 20 न्यूटन है, टेंशन T1 है। ऊपर T2 लग रहा होगा तो आपको पता है कि ये 60 न्यूटन होगा। पहली चीज तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर दूसरा डायग्राम बनाए आफ्टर कटिंग। तो भाई जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी आफ्टर कटिंग लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हम इसको AC लिखा करेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग को, है ना, शॉर्ट में। तो भाई देखो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ही आपने कट कर दिया तो ये 2 kg का ब्लॉक ही हैंग हो गया ऊपर से, है ना। 4 kg ब्लॉक तो भाई कट हो चुका है, तो ये नीचे है। अब ये 2 kg के नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा तो 20 ऊपर टेंशन। तो देखो टेंशन जो है T2 अचानक से चेंज होके कितना हो गया भाई, आपका बच्चों कितना हो गया, 20 न्यूटन, है ना, 60 से 20। और टेंशन T1 जो है वो क्योंकि कट कर दी स्ट्रिंग तो वो तो अचानक से 0 हो गया। अब ये जो है नीचे की तरफ 40 लगेगा अकेला ग्रेविटी, तो 40/4 मतलब नीचे की तरफ ये G एक्सेलरेशन से जाएगा। तो 4 kg का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और 2 kg का जो टेंशन जो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है उसके टेंशन हो चुका है 20 न्यूटन। और क्योंकि अब ये रेस्ट पे रहेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो G एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सेम है वही, आपको ये बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना। फिर से आपको जो सिचुएशन दी गई है वो ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर इस तरीके से है। अब यहाँ पे रोप की जगह उन्होंने स्प्रिंग लगा दी है, यहाँ पे 2 kg का वही ब्लॉक है आपका, है ना बच्चों। फिर यहाँ से स्ट्रिंग लगा दी है, ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। और आप इस तरीके से भाई कट कर रहे हो, नीचे वाली स्ट्रिंग को आप कट कर रहे हो। चलिए, तो फिर से जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा एनालाइज करने के लिए दो डायग्राम बनाए। एक कौन सा डायग्राम बनाए बच्चों, जस्ट बिफोर कटिंग वाला, और एक कौन सा डायग्राम बनाए, जस्ट आफ्टर कटिंग वाला। तो अगर हम बिफोर कटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो बिफोर कटिंग को BC लिख रहे हैं और आफ्टर कटिंग को AC लिखेंगे। तो ये आपका बिफोर कटिंग वाला है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ 40 लग रहा होगा, तो इसमें जो टेंशन है वो भी 40 न्यूटन लग रहा होगा। यहाँ पे भी टेंशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा और 20 न्यूटन जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा बच्चों वो लग रहा है 60 न्यूटन, है ना। तो 20 प्लस टेंशन, टेंशन 40 है तो ये 60 न्यूटन है। इसके बाद फिर हम इसका डायग्राम कब बनाना है बच्चों, जस्ट आफ्टर कटिंग। तो जस्ट आफ्टर कटिंग अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो। तो यहाँ पे ये, फिर ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग से जो है 2 kg का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। अच्छा ये तो कट हो गया है तो 4 kg का तो ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो टेंशन है बच्चों वो तो 0 हो चुकी है क्योंकि ये कट चुका है, रोप कट चुका है। तो 4 kg वाला तो भाई नीचे की तरफ एक्सलरेट होगा, 4 kg वाला कितने से, G से, है ना।
तो नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो तो g हो गया। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं तो नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के साथ अभी मास अटैच है, फ्री एंड नहीं जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये 60 न्यूटन ही रहेगा क्योंकि एकदम से चेंज नहीं हो सकता जस्ट आफ्टर कटिंग, तो ये 60 न्यूटन ही बना रहेगा, जो पहले था वो अभी भी। तो नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये नेट फोर्स हो जाएगा 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 40/2। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 kg का ऊपर की तरफ 20 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, समझ में आएगा। इस तरीके से इन सवालों को करना होता है, बच्चों को पता नहीं होता इसलिए उनको टफ लगता है, बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्या है, स्ट्रिंग को कट नहीं किया उन्होंने, स्प्रिंग को कट किया है ना। अब स्प्रिंग को कट करने के बाद क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपसे हमेशा बोला कि भाई दो डायग्राम बना लिया करें बिफोर कटिंग। तो बिफोर कटिंग तो यही आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बना लो। तो ये नीचे 40 है, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, टेंशन 40 के बराबर होगा, नीचे टेंशन लग रहा होगा, नीचे 20 लग रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जो है 60 लग रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जस्ट आफ्टर कटिंग की बात करें, तो जस्ट आफ्टर कटिंग जो है उसका हम डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये स्प्रिंग तो गया ना, स्प्रिंग तो कट गया, तो स्प्रिंग का तो रोल खत्म भाई, यहाँ पे स्प्रिंग ये कट गया। अब स्प्रिंग को ही काट दिया तो फ्री एंड जनरेट हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स अब सडनली चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब स्प्रिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। अब क्या बचा आपके पास, केवल यहाँ पे ये 2 kg बचा है, ये रोप बची है और ये 4 kg बचा है। अब आप इस पूरे सिस्टम को देखो भाई, ये 2 kg और 4 kg, ये 4 kg वाला भी नीचे g से गिरेगा और 2 kg वाला भी नीचे g से गिरेगा, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg भी और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg भी, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। तो ये टेंशन की वैल्यू अब बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 kg भी नीचे गिर रहा है g से और 4 kg भी गिर रहा है, तो भले ही उसके बीच में रोप से कनेक्टेड है लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया है, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। जैसे याद करो ऐसा काम होता था वेइंग लिफ्ट में भी, जब लिफ्ट जो है वो जी से नीचे आती थी, तो भले ही आदमी वेइंग मशीन के ऊपर होता था लेकिन उनका दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जी होता था, तो वेइंग मशीन कोई वेट नहीं दिखाती थी, नॉर्मल कांटेक्ट लगता ही नहीं था। वैसे यहाँ पर है, दोनों जो है वो नीचे गिर रहे हैं जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो रोप से कनेक्टेड होने के बावजूद भी टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और आप जानते हो रोप अपना टेंशन एकदम से चेंज कर सकता है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ने अपना जो स्प्रिंग फोर्स है वो एकदम से क्यों चेंज किया, क्योंकि आपने स्प्रिंग को ही कट कर दिया, तो फ्री एंड जनरेट हो गया, तो अपनी नेचुरल लेंथ में तुरंत आ जाएगा और स्प्रिंग फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों ये सवाल पूछा गया है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट आफ्टर कटिंग, नीचे वाली स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है, तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा दो डायग्राम बनाया करें, एक बिफोर कटिंग, तो बिफोर कटिंग में देखो नीचे की तरफ यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा तो टेंशन 20 न्यूटन का हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, नीचे 20 न्यूटन लग रहा होगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, फर्स्ट स्प्रिंग है तो इसको मान लेते हैं 20 + 20, तो ये 40 न्यूटन होगा। यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा Fs1 और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा Fs2 विच इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, क्योंकि Fs1 + 20 होगा, Fs1 40 है। अब आप इसको क्या कर दो भाई, कट कर दो। तो जस्ट आफ्टर कटिंग जो है वो कैसी सिचुएशन आपको दिखाई देगी, तो ये स्प्रिंग रहेगा भाई, ये ब्लॉक रहेगा 2 kg का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्प्रिंग भी है, ये ब्लॉक भी है 2 kg का, और यहाँ पे स्ट्रिंग अलग हो चुकी है, कट चुकी है, तो ये 2 kg का ब्लॉक ऐसा है। तो अब ये फ्री फॉल करेगा 2 kg वाला ब्लॉक, तो इस 2 kg का नीचे की तरफ जी एक्सलरेशन होगा और ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो 0 हो चुका होगा, क्योंकि रोप जो है वो कट चुकी होगी, तो सडनली चेंज कर सकता है टेंशन। लेकिन अब इनके साथ ब्लॉक अटैच है, अब यहाँ कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हुआ है बच्चों,
तो ये अभी भी कितना लगाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ, अगर ये 20 है, 20 न्यूटन है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है Fs1 वो अभी भी 40 ही रहेगा, वो अचानक से चेंज नहीं हो सकता। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20/2, तो डेट इज 20/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन 2 kg का ऊपर की तरफ होगा, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे Fs1 तो नीचे लग ही रहा है, और ये F20 न्यूटन लग ही रहा है, और ये वाली स्प्रिंग में भी एकदम से चेंज नहीं आएगा, तो ये Fs2 अभी भी 60 न्यूटन ही है जब पहले था। तो नीचे अभी भी 60 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 60 न्यूटन लग रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे नीचे वाले 2 kg का एक्सेलरेशन G से नीचे जाएगा, उसके बीच वाला जो 2 kg है उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, और सबसे ऊपर वाले का कोई चेंजेस नहीं आया है, ऊपर 60 है नीचे 60 है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहा हूँ, फिर समय बदलेगा तो ये अपनी लेंथ चेंज करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग ऊपर वाले का 0, बीच वाले का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर भागेगा, और नीचे वाला जो है वो एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। देखो बच्चों, ये सिचुएशन दिया गया है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग काटी गई है, आपको बताना है इस 2 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले जस्ट आफ्टर कटिंग है ना, तो सबसे पहले तो आप बिफोर कटिंग जरूर बना लिया करें डायग्राम, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ध्यान से देखो तो इस डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो इस स्प्रिंग फोर्स के बच्चों दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो है ये Fs sin 37 हो जाएगा, और ये Fs cos 37 हो जाएगा, है ना बच्चों। और ये वाला जो है यहाँ पे टेंशन लगेगा, तो T हो जाएगा, नीचे की तरफ 20 लगेगा। अभी क्योंकि बिफोर कटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बिफोर कटिंग वाले समय में ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें बच्चों, तो अभी हम बिफोर कटिंग वाले फेज में हैं। बिफोर कटिंग वाले फेज में जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर हम वर्टिकल में देखें, तो वर्टिकल में जो है आपका Fs sin 37 जो है वो किसको बैलेंस करेगा भाई? 20 न्यूटन को, जो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है। sin 37 की वैल्यू हो जाती है कितनी बच्चों? 3/5। तो ये हो जाएगा 3Fs/5। यहाँ से स्प्रिंग फोर्स निकल आएगा आपका, देखो बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स आ गया कितना? 100/3 न्यूटन। Fs की वैल्यू आ गई 100/3 न्यूटन। फिर आप हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल में देख लो भाई, हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आपका टेंशन जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी Fs cos 37। अब क्योंकि आपको Fs की वैल्यू तो मिल चुकी है 100/3, तो ये Fs cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4/5, तो ये हो जाएगा 80/3, है ना। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 80/3 बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग। अब हम बनाते हैं सिचुएशन आफ्टर कटिंग का। तो आफ्टर कटिंग क्या होगा बच्चों? क्योंकि आपने स्ट्रिंग को कट किया है, किसको कट नहीं किया है? स्प्रिंग को कट नहीं किया, तो स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा। तो अगर आप 2 kg पे देखो भाई, तो 2 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ये स्प्रिंग का फोर्स जो है Fs sin 37, ये तो आपका 20 ही होगा, क्योंकि ये 20 को बैलेंस कर रहा था ना पहले, तो अभी भी बैलेंस करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आया है। आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया है, तो ये जो टेंशन है बच्चों ये 0 हो गया। तो एक ही फोर्स बचा इस डायरेक्शन में, जो स्प्रिंग फोर्स है, जो Fs cos 37 वाला कंपोनेंट है, दैट इज 80/3। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो अब लेफ्ट की तरफ लग रहा है। वर्टिकल वाले तो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, टेंशन 0 हो गया। तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा नेट फोर्स, दैट इज 80/3 डिवाइड बाई मास। तो मास जो है बच्चों वो 2 kg है, तो ये हो जाएगा 40/3। तो जस्ट आफ्टर द कटिंग जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है
वो है 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर, और वो लेफ्ट की तरफ है जहां पे 80/3 का फोर्स लग रहा है। तो आई होप आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपसे बन जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो काफी आसान। तो बच्चों अब आप इस टाइप के सवाल कर पाओगे, है ना। तो ये सवाल वैसे टफ नहीं होते हैं, बस पता नहीं होता कैसे करना है बच्चों को तो कर नहीं पाते हैं। बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग और कटिंग ऑफ स्ट्रिंग के सवाल आएंगे तो आप उनको बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 3 ब्लॉक है, 2 kg 2 kg 2 kg, स्प्रिंग है, पुली से अटैच है, नीचे एक स्ट्रिंग है, नीचे वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है। तो सभी ब्लॉक्स का एक्सेशन बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना, जो कि हम सवाल करते ही आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको सब पहले बोला ही है कि 2 डायग्राम जरूर बनाया करें, एक बिफोर कटिंग का और एक आफ्टर कटिंग का। तो बिफोर कटिंग का देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे 20 लग रहा है, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो ये भी 20 लगेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण 20 लगेगा, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो बच्चों 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये सेम रोप है, तो यहाँ पे भी टेंशन जो है वो 40 न्यूटन होगा। नीचे यहाँ पे ग्रेविटी 20 है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो नीचे वाली रोप में टेंशन भी 20 होना चाहिए। तो 40 और 40 कैंसिल आउट करेगा। ये तो रही बात किसकी बच्चों, जब आपने बिफोर कटिंग की बात की। अब हम करते हैं आफ्टर कटिंग की बात। तो जब आपने कट कर दिया तो आपके पास अब जो सिस्टम है वो ये बचा। यहाँ पे देखो ये आपका पुली, ये बच्चों इस तरीके से आपका 2 kg का ब्लॉक है। नीचे वाला तो कट गया है, तो नीचे वाले की जो टेंशन है वो तो 0 हो चुकी है, तो केवल यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स बचेगा। फिर ये रोप यहाँ से ऐसे गई है और फिर ये 2 kg से हैंग है और नीचे स्प्रिंग है। अब देखो बच्चों, स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से अटैच है ना, मास से अटैच है, तो स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सडनली कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आफ्टर कटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है, ये आपको पता है, क्योंकि अचानक से उसकी लेंथ चेंज नहीं होती है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ जो है वो 20 लग रहा होगा, और नीचे की तरफ इसका अभी 20 है ही, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, सबसे नीचे वाले 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है वो तो 20 न्यूटन ही लग रहा है, और ये 20 न्यूटन ग्रेविटी लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ये कट किया है रोप, तो इस रोप में टेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोप में टेंशन तो चेंज होगा ना बच्चों, क्योंकि रोप में तो सडनली टेंशन चेंज हो जाता है। तो जब यहां से कट कर दिया आपने तो इस रोप में टेंशन टी हो जाएगा, टी। अब हमें नहीं पता ये टी की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहां से नहीं निकाल पाएंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टी की कुछ भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे बच्चों जैसे यहाँ पे ज्यादा मास है, यहाँ पे कम मास है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो एक्सलरेट करना चालू कर दिया। तो ये वाला 2 kg अगर नीचे की तरफ एक्सलरेट कर रहा है, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ, और ये ऊपर वाला ब्लॉक उतने ही एक्सलरेशन से ऊपर एक्सलरेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। देखो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये नीचे एक्सलेट करेगा तो ये ऊपर एक्सलेट करेगा, ये मुझे पता है ना। अगर मेरी डायरेक्शन अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन है तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसको मान लेता हूं नीचे की तरफ, तो इसको मान लूंगा मैं ऊपर की तरफ। अब मैं देखो दोनों ब्लॉक में एफबीडी लगा देता हूं सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कर देता हूं। तो देखो इसका नीचे की तरफ एक्सेशन माना, तो नीचे की तरफ है 20 + 20 मतलब 40 न्यूटन का फोर्स, माइनस ऊपर की तरफ है टेंशन जो बदल चुका है, मतलब पहले जैसा 40 नहीं है, अब उसका वैल्यू कुछ और हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने कट कर दिया तो वो सडनली चेंज हो जाता है, इज इक्वल्स टू 2a मास इंटू एक्सलेशन, तो 2a। फिर मैं इस वाले 2 kg पे F नेट इक्वल्स टू ma लगाऊंगा, तो इसमें नीचे की तरफ 20 है, ऊपर की तरफ टेंशन है, एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, तो टेंशन माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। तो देखो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन और टेंशन जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और 40 - 20 जो है वो कितना बचेगा बच्चों, 40 - 20 जो है आपका वो बचेगा 20 इज इक्वल्स टू 2a + 2a 4a, तो a इज इक्वल्स टू 20/4। देखो आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो सही डायरेक्शन है। तो दोनों ब्लॉक का, ऊपर के दो ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो है 0,
तो हमने सारे ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन बता दिया। हालांकि टेंशन नहीं पूछा, लेकिन आप टेंशन भी बता सकते हो। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 10। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 30, मतलब टेंशन की वैल्यू घटकर 30 न्यूटन हो गई। तो अगर टेंशन भी पूछा जाए इस सवाल में आफ्टर कटिंग तो आप वो भी बता सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाली रोप में तो टेंशन 0 हो ही चुका है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। तो आई होप आपको मैंने काफी सारे सवाल कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स पे बता दिए हैं, स्ट्रिंग और स्प्रिंग पर। तो इस टाइप के अब सवाल आएंगे तो आप उनको आसानी से कर पाओगे, है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। तो हमेशा 2 डायग्राम बनाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जब जस्ट बिफोर कटिंग और एक जस्ट आफ्टर कटिंग। तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डायग्राम बनाने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, है ना, फिजिक्स पढ़ते हुए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा।